Yes, very good afternoon to all my dear students. वेरी गुड आफ्टरनून। जैसा कि हम पॉलिटिकल साइंस की क्लास 12 की डिस्कस कर रहे थे, जिसमें लेसन नंबर फर्स्ट था द कोल्ड वॉर एरा। बुक है हमारी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, और इस बुक में जो यूनिट थी द कोल्ड वॉर एरा, जिसका आज का जो लेक्चर है वो थर्ड पार्ट के लिए लेक्चर है। इससे पहले के जो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट के लेक्चर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं, और ये जो फर्स्ट एंड सेकंड जो लेक्चर हमने कंप्लीट किया है, तो इनके वीडियो के जो लिंक हैं वो इस वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन में दोनों पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड दोनों के जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको इन दोनों के लिंक मिल जाएंगे। तो एक बार आप उन दोनों पार्ट्स को अच्छे से देख लेना, और ताकि वो स्टोरी जो स्टार्टिंग से लेके और अब तक की वो स्टोरी आपको पूरी क्लियरली समझ में आए। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि जैसा कि हमने प्रीवियस से टू लेक्चर्स में जाना था कि किस तरीके से कोल्ड वॉर की सिचुएशन से थर्ड वर्ल्ड वॉर न होके और वो एक कोल्ड वॉर में चेंज हो गई। यूएसएसआर और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के बीच में जो एक महायुद्ध चल रहा था, तो उस युद्ध की स्थिति मतलब कि वो वॉर न होके वो सिचुएशन एक कोल्ड वॉर में बदल गई। मतलब कि वो वॉर नहीं हुआ, लेकिन दोनों में ऐसी कंडीशन हो चुकी थी, ऐसी सिचुएशन हो चुकी थी कि अब मतलब पूरे वर्ल्ड लेवल पे ये लगने लग गया था कि ये जो टू सुपर पावर्स कंट्रीज़ हैं इन दोनों में वॉर होगा ही, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ। दोनों ने क्या किया, एट लास्ट सिचुएशन में दोनों ने वॉर को अवॉइड किया, और जैसे ही उन्होंने वॉर को अवॉइड कर दिया था तो उसके बाद भी उन्होंने सोचा कि उनके दिमाग में ये कीड़ा चल रहा था कि अब वॉर तो हुआ नहीं, क्योंकि थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ तो उन्होंने क्या किया, अपने जो लैंड है अपने एरिया बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। भाई वॉर नहीं हुआ, वॉर को अवॉइड कर दिया उन्होंने। तो जैसे उन्होंने वॉर को अवॉइड किया तो उन्होंने किया क्या कि अपने जो एरिया हैं उनको वो बढ़ाना स्टार्ट कर दिए। अब एरिया किस तरीके से, वर्ल्ड लेवल पे उन्होंने अपने एरिया को बढ़ाना स्टार्ट किया और पूरे विश्व को दो भागों में बांट दिया। पूरे वर्ल्ड मतलब पूरी दुनिया को क्या कर दिया, दो भागों में बांट दिया। भाई दोनों में वॉर नहीं हुआ, दोनों सुपर पावर कंट्रीज थी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और सेकंड था द सोवियत यूनियन। तो जो सोवियत यूनियन थी, इन दोनों में वही प्रॉब्लम चल रही थी कि भाई हम दोनों अपने आप को सुपर पावर साबित करना चाहते थे। तो ये वॉर न होके एट लास्ट में उन्होंने क्या किया कि भाई इधर इस तरफ का एरिया तुम्हारा और इस तरफ का एरिया हमारा। तो चलो एक बार हम मैप के थ्रू इसे समझते हैं कि किस तरीके से जो हमारा टॉपिक है, क्या टॉपिक है हमारा आज का टॉपिक होगा द बिगिनिंग ऑफ टू पोलर वर्ल्ड्स। मतलब विश्व को यहाँ दो भागों में बांट दिया, मतलब दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ। दुनिया को दो भागों में क्या कर दिया, बांट दिया यहाँ पे। तो टॉपिक आज का हमारा होगा द बिगिनिंग ऑफ टू पोलर वर्ल्ड्स, की दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ, कि दुनिया को दो भागों में बांटने की क्या है, ये बिगिनिंग स्टार्टिंग पॉइंट है। चलिए मैप के अकॉर्डिंग समझते हैं हम। देखिए ये आपके सामने मैप है, और इस मैप में देखो इस तरफ तो क्या है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इस तरफ तो क्या है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, एक तो यूनाइटेड स्टेट का पार्ट ये वाला है और दूसरा पार्ट ये वाला है। ठीक है, वर्ल्ड मैप में। एंड ये जो है ये यूएसएसआर था, ये जो था ये यूएसएसआर है। तो ये जो यूएसएसआर का, कल भी मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे ऐसे, यूनाइटेड का मतलब हो गया है कि छोटे छोटे देश, छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं, उनको मिला के क्या बना है, यूएसएसआर बना है। तो यहाँ पे उस वक्त जो प्रेसिडेंट थे वो निकिता खुश्चेव थे, और यहाँ तो थे निकिता खुश्चेव, और यहाँ हम बात करेंगे तो यहाँ पे थे जॉन एफ कैनेडी सर, जॉन एफ कैनेडी। तो जॉन एफ कैनेडी, तो यहाँ पे जो प्रेसिडेंट थे वो जॉन एफ कैनेडी थे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, और यहाँ पे हम यूएसएसआर की बात करेंगे तो उस वक्त थे निकिता खुश्चेव। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे ही कि थर्ड वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन चल रही थी, यहाँ क्यूबा मिसाइल क्राइसिस के अकॉर्डिंग यहाँ पे, तो ये क्यूबा था। इसी क्यूबा मिसाइल क्राइसिस के अकॉर्डिंग क्या चल रहा था कि वो सिचुएशन हमने प्रीवियस लेक्चर में जान ली है, जिसका पार्ट आपको देखना पड़ेगा, तब जाके ये स्टोरी समझ में आएगी, पार्ट 1 और पार्ट 2, और इनके वीडियो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब क्या होता है कि जो दुनिया दो भागों में बांटी गई थी, दोनों में वॉर नहीं हुआ, तो इन लोगों ने क्या किया, अपने अपने एरिया डिसाइड कर लिए। और एरिया जो डिसाइड किया तो इन्होंने सबसे पहले
पूरा वर्ल्ड था, इस वर्ल्ड को दो भागों में बांट दिया। मतलब कि टू, दुनिया क्या हो गई यहाँ, मतलब कि दो भागों में बट चुकी थी कि बोथ द सुपर पावर्स स्टार्टेड इंक्रीज देयर इन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब कि बोथ द सुपर पावर्स, दोनों महाशक्तियों ने क्या किया, स्टार्टेड इंक्रीज देयर इन्फ्लुएंस, मतलब कि विश्व के विभिन्न विभिन्न हिस्सों पर अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया। मतलब कि यहाँ पे स्टार्ट कर दिया इंक्रीज करना, किस चीज़ को, अपने अपने एरिया को इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया। देयर इन्फ्लुएंस ऑन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो विश्व के अलग अलग हिस्से, विश्व के जो वर्ल्ड के जो वेरियस जो पार्ट्स थे, वेरियस जो अलग अलग यहाँ पे क्या दे रखे, कंट्रीज दे रखे हैं, तो इनमें अपना प्रभाव बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। मतलब पूरे वर्ल्ड लेवल पे वो एक दूसरे को क्या कर रहे थे, अपने अंदर शामिल कर रहे थे। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया, पूरे वर्ल्ड के ही दो टुकड़े कर दिए, मतलब विश्व को दो भागों में बांट दिया। किसने, यूएसएसआर और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, क्योंकि ये वॉर तो कर नहीं पाए और ये दोनों ही पूरे विश्व में क्या थे, पूरे वर्ल्ड लेवल पे दोनों ही सुपर पावर थे। तो इन दोनों सुपर पावर कंट्रीज ने क्या किया, विश्व को, वर्ल्ड को दो भागों में बांट दिया। और जो बांटा था वो कहाँ से बांटा, कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप, कि यूरोप महाद्वीप से बांटा। ये जो कॉन्टिनेंट है वो यूरोप का कॉन्टिनेंट है, ये जो कॉन्टिनेंट आता है ये यूरोप का कॉन्टिनेंट है। तो यहाँ से क्या किया कि इसको बांटना स्टार्ट किया और बांटा गया था। तो इस यूरोप कॉन्टिनेंट में किया क्या भाई, इन्हें सबसे पहले जो जर्मनी थी, ये देखो ये रहा यूरोप कॉन्टिनेंट में, ये जर्मनी आती है। तो ये जो जर्मनी आपको दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही तो मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ थोड़ा। ये देखिए, ये रही जर्मनी। तो यूरोप कॉन्टिनेंट में ये जो जर्मनी है, इस जर्मनी की जो कैपिटल थी, जर्मनी की जो कैपिटल थी उसका नाम था बर्लिन। जर्मनी का जो कैपिटल था वो था बर्लिन। तो ये बर्लिन से स्टार्ट किया, मतलब जर्मनी को दो भागों में बांट दिया इन्होंने। क्या किया, जर्मनी को ही दो भागों में बांट दिया। और जर्मनी को जैसे दो भागों में बांटा, तो जैसे हम बात करें तो जर्मनी को दो भागों में बांट दिया तो किस तरीके से बांट दिया, देखो यहाँ से एक लाइन सीधी स्ट्रिक कर दी भाई इन्होंने, इस तरीके से एक लाइन, एक दीवार, मतलब इसको क्या कर दिया, दो भागों में बांट दिया। दिखाई दे रहा है आपको, देखिए क्या कर दिया, दो भागों में बांट दिया। अब दो भागों में देखो जर्मनी क्या है कि दो भागों में बढ़ चुकी है। इस तरफ का जो एरिया हो गया वो किसका हो गया, यूएसएसआर का एरिया हो चुका, ये सारा का सारा एरिया। और इस तरफ का जो एरिया है वो एरिया किसका हो गया, वो सारा का सारा एरिया, इस तरफ का जो एरिया हो गया वो यूनाइटेड स्टेट का हो चुका था, वो अमेरिका के अंडर में हो चुका था। इधर का एरिया, तो ये जो दोनों तरफ से जो एरिया डिवाइड किए गए थे, तो ये ईस्टर्न कैंप और वेस्टर्न कैंप। तो ये जो एरिया था वो तो था ईस्टर्न कैंप, ये ईस्ट का पार्ट है, तो ये कौन सा हो गया, ईस्टर्न कैंप हो गया। और ये जो पार्ट है ये हो गया वेस्टर्न कैंप, वेस्टर्न कैंप। तो ये जो ईस्टर्न कैंप और वेस्टर्न कैंप, ये एरिया यदि आपसे पूछा जाए, इन एरियाज़ के बारे में पूछा जाए, तो जो ईस्टर्न कैंप था, तो ईस्टर्न मतलब ये एरिया कौन सा हो गया, ईस्ट का एरिया है, और ये वेस्ट का एरिया हो गया, ये नॉर्थ और ये नीचे साउथ। तो ये थोड़ा सा आपको देखो कि इन एरियाज़ का पता होना चाहिए कि इसी वजह से देखिए कि वॉर न हुआ, और वॉर न होने के कारण इन लोगों ने क्या किया कि इन दोनों सुपर पावर्स कंट्रीज़ ने क्या किया कि अपने अपने हिस्से बढ़ाना स्टार्ट कर दिए। और इन्होंने जो हिस्सा बढ़ाया तो पूरे विश्व को दो भागों में बांट दिया। अब दो भागों में बांटा तो बंटवारा जहाँ से हुआ था वो यूरोप कॉन्टिनेंट से हुआ था, जो बंटवारा हुआ वो कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप की, यूरोप महाद्वीप से इन्होंने बंटवारा स्टार्ट किया। और जो बंटवारा किया गया था वो फ्रॉम द बर्लिन वॉल, मतलब कि बर्लिन की दीवार से इन्होंने क्या किया कि इस बर्लिन का मतलब कि जर्मनी का जो कैपिटल है, जर्मनी से इन्होंने क्या किया, एक दीवार खींच दी। बोला आधी जर्मनी, इस तरफ की जर्मनी तो होगी यूएसएसआर की, और इस तरफ की जो एरिया जर्मनी का हो जाएगा, वेस्ट का एरिया, वो हो जाएगा अमेरिका का। तो मतलब कि जर्मनी की जो कैपिटल है बर्लिन, तो इसका नाम भी क्या रखा गया है, इस दीवार का नाम भी क्या रखा है, इस वॉल का नाम भी क्या रखा गया है, बर्लिन, मतलब कि बर्लिन वॉल, बर्लिन की दीवार। जर्मनी का कैपिटल बर्लिन, और इसी जो दीवार है इस दीवार का नाम भी क्या रखा गया, बर्लिन वॉल। मतलब कि
बर्लिन की दीवार माना गया, रखा गया। अब ये देखो कि दुनिया क्या हो चुकी, पूरी दुनिया दो भागों में बढ़ चुकी थी, एक वेस्टर्न कैंप में आ चुकी और एक ईस्टर्न कैंप में। मतलब इधर वाले सारे एरिया यूएसएसआर के अंडर में थे और इधर वाले सारे एरिया वेस्टर्न मतलब अमेरिका के। तो यहाँ पे देखो जर्मनी की हम बात करेंगे, तो जर्मनी का एक बार मैं जूम कर देता हूँ ताकि तुम्हें थोड़ा सा आसानी से और ज़्यादा बेटरली समझा सकूं। देखिए अब ये जर्मनी है, तो जर्मनी के बीचों बीच ये बर्लिन की दीवार आ चुकी है। अब यहाँ बर्लिन की दीवार बन चुकी है, तो ये जो दीवार बनी हुई है, इस दीवार को क्या करना था, इस दीवार में क्या था कि अब ये दो भागों में बांट चुकी है। अब जैसे ही इन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो इस तरफ तो हो गया कौन सा, वेस्टर्न जर्मनी, सॉरी ईस्टर्न जर्मनी, और इस तरफ कौन सी हो गई, वेस्टर्न जर्मनी। मतलब कि जर्मनी भी 2 भागों में बढ़ चुकी है। इस तरफ तो वेस्टर्न जर्मनी, देखो ये जो आधा पार्ट है, हाफ पार्ट है, तो ये कौन सा पार्ट हो गया, ये वेस्टर्न जर्मनी का पार्ट हो चुका, जो अमेरिका के अंडर में चला गया। और ये जो पार्ट था, ये जो पार्ट हो चुका इस जर्मनी का, वो ईस्टर्न पार्ट में आ चुका, मतलब रसिया के। तो इस तरीके से इन लोगों ने मतलब कि पूरे विश्व को 2 भागों में बांट दिया था। जरा थोड़ा सा ब्रीफली और एक्सप्लेन कर देते हैं। देख सकते हो आप, ये जो वॉल है ये जर्मनी की, जर्मनी में क्या है कि ये जो एरिया है ये जर्मनी का एरिया, जैसा ये मैप में बर्लिन, और बर्लिन की जो कैपिटल है वो जर्मनी है। तो यहाँ से देखो कि पूरा ये जो वॉल आ रही है जर्मनी की, ये जो दीवार है, इसने क्या किया, वेस्टर्न बर्लिन और ईस्टर्न बर्लिन, बर्लिन को कितनी भागों में बांट दिया इन्होंने, वर्ल्ड को तो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। देखिए बर्लिन वॉल, और लगभग कितने किलोमीटर थी ये, 155 किलोमीटर, मतलब कि 155 किलोमीटर्स थी ये, और 96 मील्स। तो ये क्या है कि इस तरीके से पूरे जो बर्लिन था, इस बर्लिन को पूरा जर्मनी था, तो इस जर्मनी में ये कैपिटल था बर्लिन, तो पूरी जर्मनी को 2 भागों में बांट दिया था। ठीक है, तो देख सकते हो आप, इस तरीके से ये दोनों पार्ट्स क्या हैं, बिल्कुल अलग अलग डिवाइड हैं। ये जो पूरा बर्लिन है ये कंप्लीट, तो ये पूरा कंप्लीट बर्लिन है। तो इस बर्लिन में देखो इस तरफ क्या कर दिया, ईस्ट जर्मनी, और इस तरफ वेस्ट जर्मनी, और वही चीज़ें हैं। तो जर्मनी मतलब कि वही बर्लिन कैपिटल बर्लिन है, तो इसी वजह से क्या हुआ है कि इसके 2 टुकड़े कर दिए, इसको 2 पार्टीशंस में इसको डिवाइड कर दिया। तो ये जो पिक्चर्स हैं, तो इससे आप बहुत आसानी से समझ सकते हो। चलते हैं हम हमारे टॉपिक पे। यस, तो चलिए, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो अब जो हमें थ्योरेटिकल, अच्छा थोड़ा सा और कुछ जो ब्रीफली है मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ, जैसा कि सेकंड चैप्टर में भी आपको ये सारी चीज़ें डिस्कस होती ही मिलेंगी। यदि आपको फर्स्ट चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा तो सेकंड चैप्टर नहीं, पूरी बुक में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। पूरी बुक में जो हमारी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, तो ये फर्स्ट चैप्टर यदि आप इसकी स्टोरी समझ गए, तो ये मान लीजिए कि इसमें टोटल 9 चैप्टर हैं, तो 9 चैप्टर में कहीं भी आपको कोई भी डाउट नहीं होंगे। ठीक है ना। तो यहाँ इस चैप्टर को समझने के लिए आपको थोड़ा विशेष ध्यान देना है, क्योंकि यही इसका क्या है, क्लाइमैक्स है। तो यहाँ देखिए, ये जो वॉल थी, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर से ही ये प्लानिंग चल रही थी कि हमें क्या करना है, पूरे विश्व को 2 भागों में बांटना है। मतलब ये जो प्लानिंग चल रही थी यूनाइटेड स्टेट और यूएसएसआर के बीच में, ये पहले से ही प्लानिंग चल रही थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में। और ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था, एंड 1945 को ये एंड हो चुका था। 2 सितंबर 1949 को ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या हो गया था, ख़त्म हो चुका था। और जैसे ये एंड हुआ था, तो उसके बाद में यहाँ रसिया और यूनाइटेड स्टेट, इन दोनों के बीच में क्या चल रहा था, कुछ डिस्ट्रीब्यूट चल रहा था। इन दोनों के बीच में ये चल रहा था कि हम पूरे विश्व को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहते हैं। तो इसी की वजह से ये देखो प्रोसेस चलता रहा। लेकिन ये जो पार्टीशन हुआ, ये कब हुआ था, ये हुआ था 1961 में। ये 1961 के अंदर पूरे वर्ल्ड को क्या कर दिया, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो मतलब कि क्वेश्चन आपके सामने आ जाए कि बर्लिन की दीवार का निर्माण कब किया गया, कि कंस्ट्रक्शंस ऑफ द बर्लिन वॉल, कंस्ट्रक्शंस ऑफ द बर्लिन वॉर, तो 1961 की बर्लिन की दीवार का निर्माण कब किया गया था, तो ये 1961 में किया गया था ये। मतलब, और जो कोल्ड वॉर का सिचुएशन भी कब था, 1961 में ही
यूएसएसआर को डाउट था कि हमारे क्यूबा पे ये अटैक करेगा, और 1962 में क्या किया, क्यूबा पे अपनी परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी। किसने? यूएसएसआर ने क्यूबा पे अपनी परमाणु मिसाइलें क्या कर दी थी? तैनात कर दी थी। तो ये 1961 में इन्होंने क्या कर दिया था कि इस बर्लिन का दीवार का निर्माण कार्य बनना स्टार्ट हो चुकी थी, और ये लगभग 155 किलोमीटर्स थी। मतलब लगभग ये 150 से लेके 155 किलोमीटर तक की इसकी क्या थी? लंबाई थी इसकी। मोर देन 150 से लेके 155 मोर देन इसकी क्या थी? इसकी लंबाई थी। तो इसी वजह से 1961 में क्या किया गया था, देखो कि हर एक स्टोरी को समझने की कोशिश करना कि जो बर्लिन वॉल थी ये सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में ही इसके ऊपर डिस्कस चल रहा था कि हमें वर्ल्ड को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, और इसी वजह से उन्होंने देखो एट लास्ट जो 1961 में इस दीवार का निर्माण कर दिया। और ये जो दीवार थी लगभग 28 साल के बाद में तोड़ दी गई थी, मतलब 28 ईयर के बाद में बनी। कब? 1961 में तो बनी थी ये दीवार, लेकिन इसको पूरी तरीके से इसको मतलब ध्वस्त कर दिया, इसको गिरा दिया गया था। तो ये दीवार जो गिराई गई थी ये वहाँ के लोगों के द्वारा गिराई गई थी। मतलब यहाँ पे जो बर्लिन के जो जर्मनी के लोग थे, जर्मनी के लोगों के द्वारा 9 नवंबर 1989 मतलब 9 नवंबर 1989 को क्या कर दिया गया? इस दीवार को गिरा दिया गया। देखो ड्यूरेशन देखना, 1961 में तो क्या हुआ, इस दीवार को बनाया गया था जर्मनी में बर्लिन, और बर्लिन की दीवार इसका नाम रखा गया, और 1961 में इस दीवार का काम स्टार्ट कर दिया और पूरे वर्ल्ड को 2 पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड कर दिया। लेकिन जर्मनी के लोगों ने इस दीवार को गिराया कब? भाई गिरा कब दिया? 9 नवंबर 1961 और 89 का बीच का जो ड्यूरेशन यदि बात करें तो वो 28 ईयर होगा। मतलब 28 साल के बाद में, 28 ईयर के बाद में इसको क्या कर दिया? इस दीवार को गिरा दिया गया। ठीक है, तो ये बाकी और जो हम इसके बारे में जो भी जानेंगे तो वो नेक्स्ट चैप्टर में हमें बताया जाएगा कि द एंड ऑफ बाइपोलरिटीज, मतलब कि दो ध्रुवीयताओं का अंत। तो ये चैप्टर ही अलग आएगा हमारा, तो इस चैप्टर में भी यही थोड़ी सी स्टोरी है और इसके बारे में हम बाद में जानेंगे। तो एक बार थोड़ा सा मैंने आपको ब्रीफली थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया है। चलते हैं हमारे टॉपिक पे वापस से। आई होप कि मैंने जैसे आपको थोड़ा एक्सप्लेन किया है कि द बिगिनिंग ऑफ 2 पोलर्स वर्ल्ड्स के विश्व को 2 भागों में बांट दिया। तो इससे रिलेटेड किस तरीके से क्यों बांटा? क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में इनके सामने ऐसी सिचुएशन थी कि वॉर यदि होगा तो हम जीत जाएंगे, सुपर पावर हो जाएंगे, या तो अमेरिका जीतेगा या यूएसएसआर होगा। लेकिन वो कोल्ड वॉर की सिचुएशन में आ गया, वॉर हुआ नहीं, और इसी वजह से उन्होंने 1961 में ही वो प्रोसेस स्टार्ट कर दिया और वर्ल्ड को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो किस तरीके से क्या हुआ उस स्टोरी को हम यहाँ पे जो नोट्स दिए गए उनके बेसिस पे हम समझते हैं। चलिए, बोथ द सुपर पावर्स स्टार्टेड इंक्रीज देयर इन्फ्लुएंस ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। देखिए क्या हुआ कि दोनों जो बोथ द सुपर पावर्स, दोनों महाशक्तियों ने क्या किया? started increase their influence on different parts of the world, कि दोनों जो सुपर पावर्स कंट्रीज थी इन्होंने जो वर्ल्ड के अलग अलग हिस्से थे वहाँ पर अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया। कि वर्ल्ड पे जो अलग अलग हिस्से थे, मतलब पूरे विश्व में जो अलग अलग स्टेट थे, तो वहाँ पे उनको अपने अंदर जोड़ना स्टार्ट किया। और 2 polarities had started from here only, मतलब कि yes, 2 polarities had started from here only, मतलब कि 2 ध्रुवीयता यहीं से ही शुरू हुई। मतलब कि पूरे विश्व को 2 भागों में बांटा गया था तो वो यहीं से स्टार्ट किया गया था। मतलब द वर्ल्ड वाज डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, मतलब क्या किया इन्होंने? दुनिया को 2 गुटों में बांटा जा रहा था। मतलब द वर्ल्ड वॉज डिवाइडेड इंटू 2 ग्रुप्स, कि दुनिया 2 गुटों में बांटी जा रही थी। यहाँ पे दुनिया को मतलब विश्व को, वर्ल्ड को 2 भागों में बांटा जा रहा था। ठीक है, पार्टीशन स्टार्टेड फ्रॉम द कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप, कि जो बंटवारा हुआ वो बंटवारा यूरोप महाद्वीप से शुरू हुआ। मतलब जो पार्टीशन स्टार्ट किया गया था वो हुआ था फ्रॉम द कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप, कि यूरोप महाद्वीप से ये बंटवारा स्टार्ट हुआ। फ्रॉम द बर्लिन वॉल, मतलब कि बर्लिन की दीवार,
मतलब कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप, मतलब कि यूरोप महाद्वीप में जो जर्मनी है, जर्मनी की जो कैपिटल है बर्लिन, और बर्लिन से ही इन्होंने क्या किया, पूरे विश्व को दो भागों में बांट दिया और उस दीवार का नाम भी क्या रखा, बर्लिन वॉल। यस, दैट द वर्ल्ड वॉज डिवाइडेड इनटू टू कैंप्स, कि जो वर्ल्ड था विश्व को मतलब कि डिवाइडेड इनटू टू कैंप्स, की दो खेमों में बांट दिया, मतलब कि इन्हें डिवाइड कर दिया, तो टू कैंप्स में इन्हें डिवाइड कर दिया। वो कैंप कौन कौन से थे, दो खेमे कौन कौन से थे, इनमें फर्स्ट तो ईस्टर्न कैंप जो यूएसएसआर के अंडर में था। ईस्टर्न, जैसा मैंने अभी ड्राइंग में आपको समझाया, देखो ये रहा, ये ईस्टर्न कैंप था, जूम इन जूम आउट, ईस्टर्न कैंप, देखिए ये रहा आपका ईस्टर्न कैंप जो किसके अंडर में था, यूएसएसआर। और ये आ गया आपका वेस्टर्न कैंप, और ये किसके अंडर में था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। वही चीज़ें हमें यहाँ एक्सप्लेन की गई है कि द वर्ल्ड वॉज डिवाइडेड इनटू टू कैंप्स, की मतलब यहाँ बंटवारा यूरोप महाद्वीप से तो शुरू हुआ, लेकिन विश्व को, वर्ल्ड को टू कैंप्स में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, जिसमें से फर्स्ट हो गया ईस्टर्न कैंप। ईस्टर्न मतलब पूर्वी खेमा, जो कहाँ, यूएसएसआर के अंडर में था। इसी तरीके से दूसरा कौन सा था, वेस्टर्न कैंप, और जो ये वेस्टर्न कैंप है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंडर में चला गया। तो इस तरीके से ये पूरा वर्ल्ड क्या हो गया, टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, हाउ डू स्मॉल कंट्रीज इज बेनिफिट फ्रॉम ज्वाइनिंग द सुपर पावर। अच्छा, ये जो स्मॉल कंट्रीज थी इनको क्या फ़ायदा था भाई, देखो इधर ये जितने भी यूएसएसआर के अंदर ये इंक्लूड क्यों हुई, ये सारी जितनी भी स्मॉल कंट्रीज थी, ये मतलब कि इन सुपर पावर कंट्रीज के साथ में इंक्लूड क्यों होना चाहती थी, ऐसा क्या बेनिफिट था कि जो स्मॉल कंट्रीज थी जो सुपर पावर के साथ में इंक्लूड होना चाहती थी, इनके साथ में जुड़ना चाहती थी। इधर जो भी स्मॉल कंट्रीज थी वो सुपर पावर कंट्रीज में क्यों इंक्लूड होना चाहती थी, ऐसा क्या बेनिफिट था। तो उससे रिलेटेड हमें बताया गया है कि हाउ डू स्मॉल कंट्रीज इज बेनिफिट फ्रॉम ज्वाइनिंग द सुपर पावर, कि छोटे देशों को महाशक्तियों में शामिल होने से क्या फ़ायदे थे, क्या बेनिफिट्स थे। जो स्मॉल कंट्रीज हैं उनको बेनिफिट क्या था कि ज्वाइनिंग द सुपर पावर, कि वो ज्वाइन करे किन चीज़ों को, सुपर पावर कंट्रीज को वो ज्वाइन करे। तो उनको बेनिफिट क्या था भाई स्मॉल कंट्रीज को, तो उनको देखो बेनिफिट क्या था, सेफ्टी प्रॉमिस, सुरक्षा का वादा मिलता था, फाइनेंशियल हेल्प मतलब कि आर्थिक मदद, पैसे मिलते थे, एक तो सेफ्टी, उन्हें प्रोटेक्शन मिलता था पूरी तरीके से, यदि कोई दूसरी कंट्री उनको अटैक करती है तो वो पूरी तरीके से सुपर पावर उसको क्या करेगा, प्रोटेक्शन करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। तो एक तो सेफ्टी का क्या मिलता था, स्मॉल कंट्रीज को प्रॉमिस मिलती थी कि यदि कोई भी कंट्री आपके ऊपर अटैक करेगी तो हम सुपर पावर कंट्री क्या करेंगे, आपका सपोर्ट करेंगे, और वो आपके ऊपर अटैक करेगी तो हम उनसे लड़ाई करेंगे, हम सपोर्ट करेंगे। तो इस चीज़ के लिए उनको क्या बेनिफिट था, एक तो सेफ्टी प्रॉमिस, दूसरा आपको यदि पैसे की ज़रूरत होगी तो हम आपको क्या करेंगे, फाइनेंशियल हेल्प भी प्रोवाइड करवाएंगे, तो आर्थिक मदद भी मिलेगी। एंड थर्ड, मिलिट्री हेल्प एंड वेपन्स, कि आपको क्या मिलेंगे, आपको सैनिक सहायता भी दी जाएगी, सैन्य सहायता भी दी जाएगी, साथ में वेपन्स मतलब हथियार भी दिए जाएंगे आपको। तो ये देखो कि जो स्मॉल कंट्रीज थी तो इनका ये सबसे बड़ा बेनिफिट था कि उनको सुपर पावर कंट्रीज में ज्वाइनिंग में क्या क्या मिलते थे, एक तो सेफ्टी प्रॉमिस मिल जाती थी, फाइनेंशियली हेल्प मिलती थी उनको, मिलिट्री हेल्प एंड वेपन्स, उनको हथियार की जरूरत होती थी इस तरीके से, प्लस में लैंड भी प्रोवाइड होता था, लैंड का मतलब जमीन, भूमि भी उनको दी जाती थी। तो इस वजह से वो क्या होते थे कि सुपर पावर कंट्रीज के साथ में इंक्लूड हो जाते थे। और सुपर पावर कंट्रीज का बेनिफिट ये हो जाता था कि जो उनकी वो जगह होती थी स्मॉल कंट्रीज की, तो उनको क्या करते थे, वो अपनी मिलिट्री कैंप में चेंज कर लेते थे, वहाँ वेपन्स डाल देते थे, मतलब एरिया तो वो उनका ही हो गया। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तो उसमें देखो रसिया का जो पार्ट था साइबेरिया, और साइबेरिया ने अटैक, साइबेरिया का जो ब्लैक हैंड नामक की संस्था के एक व्यक्ति थे, उस व्यक्ति ने क्या किया था कि ऑस्ट्रिया के जो बनने वाले प्रिंस थे उसको मार दिया था, क्योंकि वो घूमने गए हुए थे। इस वजह से कि साइबेरिया पे ऑस्ट्रिया ने क्या किया, अटैक कर दिया। और साइबेरिया पे ऑस्ट्रिया ने जैसे अटैक किया तो साइबेरिया तो क्या था, एक स्मॉल कंट्रीज था, लेकिन साइबेरिया के साथ में जो सुपर पावर कंट्रीज़ के अकॉर्डिंग जो उसको प्रोटेक्ट करने वाला जो एक कंट्री थी वो थी रसिया। तो रसिया ने क्या किया, उसका सपोर्ट किया, इसी वजह से वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। और वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आपको पता है कितनी बड़ी मतलब कैजुअलिटीज़ हुई थी, जनहानि हुई थी। उसके बाद में सेकेंड वर्ल्ड वॉर और थर्ड वर्ल्ड वॉर की हम डिस्कस कर ही रहे हैं कि ये थर्ड वर्ल्ड वॉर न होके एक कोल्ड वॉर के सिचुएशन में बदलने के बाद में इन्होंने वॉर न करके नीचे नीचे चाल चल रहे हैं, मतलब कि विश्व के दो भाग कर दिए। चलिए ठीक है, यहाँ तक चलते हैं नेक्स्ट।
टेल अस अबाउट नाटो। सॉरी, इसमें मैंने यहाँ कुछ मिस टाइप, थोड़ा सा टाइपिंग में हो गया, तो यहाँ पे पूरा था टेल अस अबाउट नाटो। यहाँ टाइपिंग करते समय शायद भूल गए, मिसिंग हो चुका है, तो यहाँ इसमें थोड़ा सा आप चेंज कर लेना। यहाँ पूरा इस लाइन को क्या बनाना है, टेल अस अबाउट नाटो, कि नाटो के बारे में आप कुछ बताइए, कि नाटो के बारे में आप क्या जानते हो, नाटो के बारे में बताना है हमें। तो यहाँ हमसे यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नाटो, कि नाटो है क्या, तो नाटो से रिलेटेड ये क्वेश्चन हमें एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, तो आपको थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना है। एक तो ये भी इम्पोर्टेंट है क्या, कि जो स्मॉल कंट्रीज़ होती हैं तो इनका क्या बेनिफिट होता है, वो सुपर पावर कंट्रीज़ के अंदर क्यों इंक्लूड होती हैं। तो यहाँ पे ये कुछ टॉपिक्स हैं, इनसे रिलेटेड आपके सामने आप बहुत सारा अपने आइडियाज़ थॉट्स के अकॉर्डिंग, यदि टॉपिक का यदि आपको एक मतलब स्टैंड लेवल का पता होगा, तो इससे रिलेटेड आप इनका जो डेफिनेशन है वो बहुत आसानी से डिस्क्राइब कर सकते हो इन चीज़ों को। तो हमारे सामने नेक्स्ट टॉपिक जो आया है वो है टेल अस अबाउट नाटो। नाटो क्या है, तो यहाँ नाटो से रिलेटेड है कि इट वॉज ए मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट बाय द यूएस। एक नाटो क्या है, नाटो का मतलब देखो, यहाँ नाटो की जो फुल फॉर्म होगी वो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या फुल फॉर्म होगी, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसे हिंदी में क्या कहेंगे, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। मतलब नॉर्थ का मतलब हो गया यहाँ पे उत्तरी, अटलांटिक और ट्रीटी मतलब संधि करना, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब आपको सबको पता है क्या होता है, एक संगठन होता है। तो यहाँ पे ये जो नाटो की फुल फॉर्म है, बहुत बार शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में ये पूछ ली जाती है, आंसर इन वन वर्ड में पूछ लिया जाता है कि नाटो स्टैंड्स फॉर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो नाटो क्या है इसके बारे में हम जानते हैं कि इट वॉज ए मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट बाय यूएस। मतलब कि नाटो क्या है, नाटो एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जिसे क्रिएट किसने किया है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा इसे क्या किया गया है, क्रिएट किया गया है, क्रिएट बाय यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो नाटो क्या है, एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कि एक सैन्य संगठन है जो अमेरिका के द्वारा तैयार किया गया है या अमेरिका के द्वारा बनाया गया है, और ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के स्टार्टिंग समय से ही चल रहा है। नाटो 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंडिंग के बाद से लेके 1991 तक ये नाटो का प्रोसेस चल ही रहा था। नाटो का प्रोसेस कब से चल रहा था, 19 मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में ही इनके बीच में ऐसे कुछ थॉट्स चल रहे थे। तो इस वजह से नाटो का ऑर्गेनाइजेशन किया इन्होंने, इस संगठन को क्रिएट किया था, और ये संगठन पूरी तरीके से मिलिट्री बेस्ड था। मतलब इसमें सिर्फ मिलिट्री का ही ये संगठन होगा, मिलिट्री के अलावा कोई सिविलियंस का इसमें कोई भी किसी भी तरह का कोई रोल नहीं होगा, सिविलियंस का कोई रोल नहीं था, ओनली मिलिट्री पर्पस पे ही इस ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट किया गया था कि इसमें सिर्फ मिलिट्री से रिलेटेड जो भी कुछ होगा वो सारा मिलिट्री के बेसिस पे ही होगा। तो ये एक तरीके से मान लीजिए कि नाटो क्या था, एक मिलिट्री कैंप था, एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन था, और ये क्रिएट किया गया था अमेरिका के द्वारा 1945 टू 1961 तक ये चला। चलिए नेक्स्ट, इसी में ही कंट्रीज इन्वॉल्व। इस नाटो में देखो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब संगठन है, तो इस संगठन में कितनी कंट्रीज इंक्लूड थी, तो इसमें नाटो में जो कंट्रीज इंक्लूड थी वो थी 12 कंट्रीज मेंबर इंक्लूड थे। इसमें 12 जो देश थे वो शामिल थे। करंटली की बात करें तो करंटली कंट्रीज मेंबर इन्वॉल्व के जो करंट के अंदर जो कितने कंट्रीज़ के मेंबर इन्वॉल्व हैं, तो 28 कंट्रीज़ के मेंबर क्या हैं, इन्वॉल्व हैं। मतलब 28 अबाउ है, 28 तो है लेकिन 28 से अबाउ भी कुछ हैं। तो ये मान लीजिए कि 12 कंट्रीज़ तो स्टार्टिंग में थे, लेकिन अब करंटली की बात पूछें तो 28 कंट्रीज़ मेंबर्स इसमें क्या है, नाटो में इंक्लूड है। और नाटो किसका था, ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अब जब अमेरिका का कोई एक सैनिक अड्डा है, सैन्य संगठन है, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपके माइंड में ये भी क्वेश्चन आता है कि अमेरिका का है, तो फिर दूसरा सेकेंड सुपर पावर कौन है, यूएसएसआर है। तो यूएसएसआर का भी क्या होना चाहिए, एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। कैसा ऑर्गेनाइजेशन, उनका भी एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। तो उनका भी एक क्या था, उनका भी एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन था, और उस मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या रखा उन्होंने, वारसा पैक्ट रखा। क्या नाम रखा उसका, वारसा पैक्ट। और उस वारसा पैक्ट का जो स्टार्टिंग हुआ था 1945 में। देखो पहले किसने क्रिएट किया, 1945 में तो क्रिएट किया था अमेरिका ने, लेकिन 1955 में वारसा पैक्ट था या वारसा ट्रीटी,
वारसा ट्रीटी थी और वारसा ट्रीटी के अकॉर्डिंग उन्होंने वारसा ऑर्गेनाइजेशन, वारसा पैक्ट को क्या किया उन्होंने, वारसा पैक्ट के नाम से जाना जाता था। इनका तो था नाटो और उनका था वारसा यूएसएसआर का। चलिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि नाटो क्या है। नाटो एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जो अमेरिका के द्वारा क्रिएट किया गया था 1945 से लेकर 1991 तक। इसमें स्टार्टिंग में 12 कंट्रीज इंक्लूड थी। करंटली यदि हमसे डिस्कस किया जाए तो 28 कंट्रीज मेंबर इसमें इंक्लूड थे। देन फुल फॉर्म आपके सामने है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के मतलब उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। चलिए, स्टेब्लिश्ड नाटो स्टेब्लिश्ड, ये देखो यहाँ पे 1945 का यहाँ डिस्कस किया जा रहा था, तो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे इसकी प्लानिंग चल रही थी, ना कि उसे क्रिएट किया गया था। क्रिएटिंग स्टेब्लिश्ड मतलब यहाँ पे सिर्फ 1945 में क्या था कि इसके बारे में सोचा गया था, और जब पूरी तरीके से ये अमल में कब आया, मतलब इसको उद्घाटन किया। एक जब भी हम फैमिली में क्या करते हैं, फैमिली में जब भी कोई प्रोग्राम होता है कि हम प्लान बनाते हैं, एक शेड्यूल बनाते हैं, तो वो शेड्यूल कब बनाया गया, एक तो उसकी डेट, तो शेड्यूल तो बना था इसका 1945 में, कि ऐसा सोचा था किसने, अमेरिका ने, कि हम क्या करेंगे, एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे। लेकिन वो बनाया नहीं गया था, वो सिर्फ उस वक्त सोचा गया था, उसकी प्लानिंग की गई थी, लेकिन उसका उद्घाटन, उसका मतलब कि उसको स्टार्ट किया था तो वो डेट थी, उसे इस्टेब्लिश करने का जो डेट रखा गया था वो इस्टेब्लिश कब हुआ, नाटो हुआ था 4 अप्रैल 1949। ध्यान रखना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि नाटो को इस्टेब्लिश कब किया गया था। तो नाटो जो इस्टेब्लिश हुआ था वो कब हुआ, 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। मतलब कि नाटो की जो स्थापना की गई थी वो 4 अप्रैल 1949 को ही इसकी क्या की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी। अच्छा, नाटो के उद्देश्य क्या थे भाई, क्वेश्चन क्या क्या आएंगे नाटो से। नाटो की फुल फॉर्म क्या है, नाटो है क्या, नाटो क्या है, एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। कब डिमांड चली थी, 1945 में, और इसको इस्टेब्लिश कब किया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था 4 अप्रैल 1949 को। फुल फॉर्म क्या है वो आप बता दोगे। स्टेट कितनी कंट्रीज इंक्लूड थी प्रारंभिक में, पहले तो 12, अब करंटली कितनी है, 28। अच्छा, क्या इसका मकसद क्या था, उद्देश्य क्या थे नाटो के, एंड ऑब्जेक्टिव मतलब कि इसके उद्देश्य क्या थे। तो नाटो के जो ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे तो क्या थे, ऑल मेंबर्स विल बी लिव टुगेदर, कि जो भी इसमें ऑल मेंबर्स रहेंगे इस ऑर्गेनाइजेशन में, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी ये कंट्रीज है, 28 कंट्रीज एट प्रेजेंट, तो वो सभी जो कंट्रीज का मतलब कि सभी कंट्रीज क्या होंगी, विल बी लाइव टुगेदर, वो सभी सदस्य मिलजुल कर रहेंगे, वो ऐसे नहीं कि लड़ेंगे। जितने भी 28 कंट्रीज़ इस मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में, जो अलग अलग कंट्रीज़ की मिलिट्री थी, उनका एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था, तो उसी बेसिस पे उनका पहला क्या ऑब्जेक्टिव रखा, उन्होंने रखा कि जितने भी मेंबर्स होंगे वो मतलब क्या रहेंगे, विल बी लाइव टुगेदर, सभी मिलजुल कर रहेंगे। सेकेंड, विल हेल्प ईच अदर टू, मतलब कि एक दूसरे की क्या करेंगे, वो मदद भी करेंगे। ऐसा नहीं कि ऑर्गेनाइजेशन बना लिया, हाँ भाई सब मिलजुल कर रहेंगे, तो मिलजुल कर रहेंगे तो कोई भी यदि कोई भी एक आपदा आएगी, विपत्ति आएगी, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, सबको एक दूसरे की हेल्प करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं है कि मेरे ऊपर अटैक हो गया तो आप मेरी हेल्प नहीं करोगे। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब यही होता है कि यदि किसी भी एक कंट्री के ऊपर कोई अटैक होता है तो वो ये मानते हैं कि ये अटैक उस कंट्री पे ना हुआ है, ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे अटैक हुआ है, इसलिए वो क्या करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। थर्ड जो ऑब्जेक्टिव रखा गया वो क्या था, if there is an attack you will consider it yourself and fight together. If there is an attack you will consider it yourself and fight together, मतलब कि यहां पे यदि अगर एक पर हमला होगा तो उसे अपने ऊपर हमला माने जाएंगे और मिलजुल कर वो क्या करेंगे, मुकाबला करेंगे। मतलब इफ देयर इज एन अटैक, अगर एक पर हमला होगा तो उसे अपने ऊपर ही हमला मानना पड़ेगा। अपने ऊपर किसको, इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन को। यदि किसी एक कंट्री पे यदि अटैक हुआ है तो वो ये समझेंगे कि वो अटैक इस कंट्री पे नहीं हुआ, ये अटैक हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे हुआ है, और उसी वजह से वो क्या करेंगे, विल कंसाइडर इट योरसेल्फ एंड फाइट टुगेदर, और वो मिलजुल कर क्या करेंगे, मिलजुल कर वो उसका क्या करेंगे, साथ देंगे, उस पर अटैक करेंगे। ठीक है, तो ये क्या थे, इसके 3 टाइप्स के ऑब्जेक्टिव थे, किस चीज़ के, नाटो के। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट। विच ट्रीटी वॉज साइंड बाय द यूएस, विच ट्रीटी वॉज साइंड बाय द सोवियत यूनियन इन 1955।
देखो उन्होंने, अमेरिका ने 1949 में क्या कर लिया, 1949 में 4 अप्रैल 1949 में उन्होंने क्या किया, उन्होंने नाटो का ऑर्गेनाइजेशन कर लिया। नाटो मतलब कि नाटो ऑर्गेनाइजेशन किया था, लेकिन अब उन्होंने कर लिया था, इसने देखा कि अमेरिका ने कर लिया तो मैं भी करूँगा, तो इन्होंने क्या किया, वारसा ट्रीटी, जो आगे जाके क्या कहलाई, वारसा पैक्ट के नाम से जानी गई। वारसा ट्रीटी, इन्होंने भी क्या किया, वारसा ट्रीटी की, और इसमें क्या था कि वारसा पैक्ट के नाम से ये जानी गई थी। और सोवियत संघ ने भी जो 1955 में एक ट्रीटी साइन की थी, उसी बेसिस पे अमेरिका को देख के इन्होंने क्या किया, सोवियत संघ ने भी क्या किया, एक ट्रीटी साइन कर ली। और वो ट्रीटी कैसे साइन की उन्होंने, वारसा ट्रीटी के नाम से, जो आगे जाके क्या कहलाई, नॉन एज वारसा पैक्ट कहलाई। यस, इट ऑब्जेक्टिव, इस वारसा पैक्ट के क्या ऑब्जेक्टिव रखे गए थे, इट ऑब्जेक्टिव वाज टू काउंटर द कंट्रीज इन्वॉल्व इन द नाटो, इन द नाटो। यस, इसके उद्देश्य क्या रखे गए, इट ऑब्जेक्टिव वाज टू काउंटर द कंट्रीज इन्वॉल्व इन द नाटो, मतलब कि इसके जो ऑब्जेक्टिव रखे गए थे वो नाटो में जितने भी इंक्लूड हैं कंट्रीज, उनका क्या करना है, मुकाबला करना है। मतलब कि इस वारसा पैक्ट का जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि जितने भी कंट्रीज, जो 28 कंट्रीज जो नाटो में इंक्लूड है ना, इनका क्या करना है। अब इस नाटो में क्या इंक्लूड थे, इसमें मिलिट्री के जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन था, तो इसमें जो 28 कंट्रीज करेंटली 28 कंट्रीज क्या थी, इंक्लूड थी। तो इनका मुकाबला करने के लिए सोवियत यूनियन ने भी क्या कर दिया, अमेरिका का मुकाबला करने के लिए इन्होंने भी वारसा पैक्ट की ट्रीटीज ऑर्गेनाइज की। और इस ऑर्गेनाइज का जो ऑब्जेक्टिव रखा गया था कि वो क्या किया गया था कि ये जितनी भी जो कंट्रीज इन्वॉल्व हैं किसमें, नाटो में, तो उनका क्या करेंगे, वो मुकाबला करेंगे। तो ये किसका उद्देश्य रखा गया था, वारसा पैक्ट का उद्देश्य। तो उन्होंने नाटो क्रिएट किया, तो इन्होंने कौन सा कर लिया, यूएसएसआर ने वारसा पैक्ट किया। ठीक है, दोनों का जो काम क्या था, दोनों का काम था कि नाटो का जो वर्क था वो वारसा पैक्ट के ऊपर क्या करना था, मुकाबला करना था। वारसा पैक्ट का काम क्या था, नाटो के ऊपर मुकाबला करना था। तो एक दूसरे के ऊपर ये क्या कर रहे थे, मुकाबला करने के लिए उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को क्या किया, क्रिएट किया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्या है, वाई डिड द सुपर पावर फॉर्म अलायंसेज विथ स्मॉलर कंट्रीज, कि महाशक्तियाँ, वाई डिड द सुपर पावर्स, कि जो बड़े बड़े ये जो सुपर पावर्स कंट्रीज थी, 2 सुपर पावर कंट्रीज, तो इनके जो महाशक्तियाँ छोटे देशों के साथ गठबंधन क्यों बनाना चाहती थी। मतलब कि यहाँ पे सुपर पावर फॉर्म अलायंसेज विथ स्मॉलर कंट्रीज, की छोटे छोटे कंट्रीज़ के साथ में ये अलायंसेज क्यों करना चाहती थी। मतलब कि जो सुपर पावर्स हैं, जो छोटे छोटे जो स्मॉलर कंट्रीज़ हैं, इनके साथ में गठबंधन क्यों बनाना चाहती थी वो, कि भाई छोटे छोटे जो, तो इसका एक एग्जांपल तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको यहाँ बताया था कि ये जो स्मॉलर कंट्रीज़ हैं इनके साथ में ये क्यों जुड़ना चाहती थी, कि हाउ डू स्मॉल कंट्रीज़ इज़ बेनिफिट, कि स्मॉल कंट्रीज़ का क्या बेनिफिट था, स्मॉल कंट्रीज़ का क्या बेनिफिट था सुपर पावर्स के साथ में ज्वाइनिंग करने का। और यहाँ पूछा गया क्या है कि वाई डिड द सुपर पावर्स ऑफ अलायंसेज विद स्मॉलर कंट्रीज़, कि महाशक्तियों को छोटे देशों के साथ गठबंधन क्यों बनाते थे वो। भाई ये तो फ़ायदा, स्मॉलर का तो फ़ायदा ये था कि इनको प्रोटेक्शन मिलता था स्मॉलर कंट्रीज़ को, लेकिन सुपर पावर्स का क्या फ़ायदा था। देखिए, वाई डिड सुपर पावर्स फॉर अलायंसेज विद स्मॉलर कंट्रीज़, कि सुपर पावर स्मॉलर कंट्रीज़ को के साथ में गठबंधन बना के क्यों रहना चाहती थी। तो सुपर पावर्स कंट्रीज़ का क्या बेनिफिट था, तो यहाँ पे देखिए, इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज, पहला क्या मिलता था उनको, इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज का मतलब है कि महत्वपूर्ण संसाधन मिलते थे। महत्वपूर्ण संसाधन की बात करेंगे, रिसोर्सेज कौन कौन से होंगे, यहाँ पे पेट्रोल, मिनरल रिसोर्सेज, मतलब कि पेट्रोल मिल जाता था, खनिज संसाधन मिल जाते थे। इनके अलावा मिलिट्री बेस का मतलब कि जो मिलिट्री ऑपरेशंस होते थे, जैसे कि मिलिट्री बेस में मिलिट्री ऑपरेशंस का मतलब क्या हुआ कि यहाँ सेना का संचालन करना या उसका अभियान बनाना, नए नए प्लान्स को क्रिएट करना, सेना को क्या करना, वहाँ इस्टेब्लिश करना, सैन्य संगठन को तैयार करना, तो ये सारी चीज़ें मिल जाती थी। लैंड एरिया मतलब कि भूमि, आसानी से उनको क्या मिल जाती थी, ज़मीन मिल जाती थी, मतलब कि लैंड वॉज अवेलेबल, आसानी से उनको क्या मिल जाती थी, लैंड भी प्रोवाइड हो जाता था। फाइनेंशियल हेल्प, रिसीविंग मनी एंड मिलिट्री पावर्स, मतलब कि पैसे से तथा सेना शक्ति प्राप्त होना। तो ये क्या है कि मनी प्राप्त हो जाती थी एंड मिलिट्री पावर भी इनको क्या मिल जाता था, बहुत आसानी से प्रोवाइड हो जाता था। यस, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, टेल अबाउट
टेल अबाउट सीटो और सेंटो, कि सीटो और सेंटो के बारे में क्या जानते हो आप, सीटो और सेंटो के बारे में बताइए, कि टेल अबाउट सीटो एंड सेंटो। देखिए सेंटो, सेंटो की फुल फॉर्म क्या होगी यहाँ पे, देखिए सेंटो को इस्टेब्लिश किया गया था 1954 में, सेंटो को जो इस्टेब्लिश किया गया था वो 1954 में किया गया था। सेंटो की जो फुल फॉर्म है साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका क्या होगा, फुल फॉर्म होगा। इसके जो ऑब्जेक्टिव हैं, इसके जो उद्देश्य हैं, सेंटो के जो उद्देश्य हैं, सीटो के जो उद्देश्य होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे, वो क्या था कि प्रोटेक्टिंग साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज फॉर द डबल आ चुका है क्या इसमें, ओह सॉरी, यहाँ से थोड़ा सा इसको कट कर देना, प्रोटेक्टिंग साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज फॉर द एक्सप्लॉइटेशंस पॉलिसीज ऑफ द कम्युनिस्ट, मतलब कि यहाँ पे थोड़ा सा थोड़ा सा इस लाइन को क्रिएट कर लेना, ये डबल दी आ रहा है तो इसको क्या करना, द आ रहा है तो इसको हटा देना, ठीक है। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव क्या रखा गया था कि जो भी कम्युनिस्ट, जो साम्यवादी, कम्युनिस्ट का मतलब जो साम्यवादी विस्तार नीतियों से क्या था कि दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों की रक्षा करना, मतलब कि यहाँ पे क्या था कि साउथ ईस्ट एशियन को क्या करना था, उनको प्रोटेक्ट करने का काम किसका था, सीटो का काम था। सीटो का जो प्रॉपर वर्क क्या था कि जितने भी कम्युनिस्ट जो साम्यवादी की विस्तार नीतियाँ थी, इनसे क्या करना था कि पूरा दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की क्या करनी थी, रक्षा करनी थी, मतलब कि ईस्ट एशिया को जो साउथ ईस्ट एशियन है उसको क्या करना था, उनको प्रोटेक्ट करने का जो काम था वो सेंटो का था, इसी तरीके सीटो का था। एंड सेंटो सेम उसी तरीके से दिया गया है कि इस्टेब्लिश कब किया गया था, 1945 में। इसका फुल फॉर्म क्या होगा, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्जेक्टिव है सेम, कीपिंग द सोवियत यूनियन अवे फ्रॉम द मिडिल ईस्ट, स्टॉप द एफर्ट्स ऑफ कम्युनिज्म, मतलब कि सोवियत संघ को मध्य पूर्व से दूर रखना, मतलब कीपिंग द सोवियत यूनियन अवे फ्रॉम द मिडिल ईस्ट, कि सोवियत जो यूएसएसआर है उसको क्या करना था, उसको जो मिडिल ईस्ट है उससे दूर रखना था, सोवियत संघ को मिडिल ईस्ट से क्या करना था, दूर रखना था। देखो ये सेंटो जो था वो यूएसएसआर के अंडर में था, ये जो सेंटो है, ये सेंटो जो ऑर्गेनाइजेशन संगठन था ये किसका था, एक तो सेंटो सोवियत संघ का था और इसके अलावा इन्होंने वार्सा पैक्ट कर रखा था, इनके पास में नाटो था और सीटो था, नाटो और सीटो। तो ये तो है अमेरिका का, क्या है ये अमेरिका का साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, ये तो अमेरिका का है। और ये किसका था, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये यूएसएसआर का। मतलब कि यहाँ पे क्या रखा कि सोवियत संघ को मध्य पूर्व से दूर रखना, सोवियत संघ को मध्य पूर्व से क्या करना है, दूर रखना है। स्टॉप द इफेक्ट्स ऑफ कम्युनिज्म, की साम्यवाद के प्रभाव को रोका जाए, ठीक है। तो और बाकी इसके लिए थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन हम आपको एक अलग से वीडियो लेक्चर बना के आपको प्रोवाइड करवा देंगे। ये थोड़ा सा यहाँ पे कुछ इसकी ब्रीफली एक्सप्लेनेशंस है, थोड़ा विस्तार पूर्व हम आपको इससे रिलेटेड एक अलग ही एक वीडियो बना के प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। बाकी टाइम कुछ ज़्यादा हो चुका है तो हम आगे का जो एक्सप्लेनेशन द स्कोप ऑफ द कोल्ड वॉर, ये हम नेक्स्ट एक पार्ट और बनाएंगे इसका, तो उसमें समझेंगे कि शीत युद्ध है जो कोल्ड वॉर है, इसके दायरे हमें समझने हैं कि इसके स्कोपिंग क्या थे, इसके स्कोप क्या थे, इसका क्या मतलब कि स्कोप क्या रहा, इसके दायरे क्या क्या हैं, उसको हमें एक्सप्लेन करना है, समझना है। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में समझने की कोशिश करेंगे। ये थोड़ा सा ये हमारा पेंडिंग रह गया है ये पार्ट, डिटेल अबाउट सीटो एंड सेंटो। तो इससे रिलेटेड मैं आपको एक वीडियो लेक्चर पूरा अलग से बना दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो क्लासेस में। तब तक के लिए गुड बाय, सब्बा खैर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।